Hello friends, welcome to another new session of history from class 10th under the topic of print culture and modern world। देखो, हम समझ रहे थे कि किस प्रकार से जब प्रिंट कल्चर दुनिया में फैला, यानी कि मोर ओवर यूरोप में जब फैला, तो उसके नतीजे क्या हुए, नतीजे इवन किस तरीके से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ या रिफॉर्मेशन से पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, है ना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के खिलाफ। क्योंकि जब प्रिंट कल्चर फैला तो साथ साथ कुछ नए आइडियाज भी फैले, है ना। जो लोग चर्च और राजा की अथॉरिटी से डिसेंट रखते थे, यानी कि उनसे सहमत नहीं थे, मोनार्क से सहमत नहीं थे, चर्च के रिचुअल्स से सहमत नहीं थे, उनकी परंपराओं से सहमत नहीं थे, उन्होंने इसके खिलाफ लिखना शुरू किया। और जब इन्होंने इसके खिलाफ लिखना शुरू किया तो ये बातें दुनिया में, यानी कि यूरोप में फैलनी शुरू हुई। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, इस बात को पसंद नहीं करेगा कौन, चर्च और स्वयं राजा, यानी कि वो इन लोगों के खिलाफ धावा बोल देंगे, इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। और यहां पर हम किसकी कहानी देख रहे थे, यहां पर हम कहानी देख रहे थे मार्टिन लूथर किंग की कहानी, जिन्होंने, जो खुद पहले चर्च के द्वारा फैलाए गए इन्हीं अंधविश्वासों में फंसे हुए थे, बाद में उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब को पॉपुलराइज करने की कोशिश करी पूरी दुनिया में, जिसकी 5000 प्रति कुछ ही हफ्तों में बिक गई थी। तो मार्टिन लूथर किंग ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आगे चल के हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ। और ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हमने कहा था कि हम बाद में समझेंगे क्या हुआ, क्या था, ठीक है। अच्छा, जो मार्टिन लूथर किंग थे, उनका ये मानना था कि ये जो प्रिंट कल्चर है ना, ये ईश्वर का वरदान है ह्यूमंस के लिए, है ना। और इस प्रिंट कल्चर से एक नया क्लास पैदा होगा, इंटेलेक्चुअल लोगों का, बौद्धिक लोगों का, बुद्धिमान लोगों का। अब पहले तो हम ये समझे कि ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था। देखो, प्रोटेस्ट शब्द का मतलब है, ये शब्द प्रोटेस्टेंट जो है ये प्रोटेस्ट से बना है, ठीक है, ठीक है। और प्रोटेस्ट से बना है, इसका मतलब है प्रोटेस्ट का प्रदर्शन करना, प्रदर्शन, किसी चीज के खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ प्रदर्शन करने को क्या बोलते हैं, अपना डिसेंट प्रकट करने को क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट करना। तो ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ था, ये प्रोटेस्ट था क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, उसके रिचुअल्स के खिलाफ। रोमन और क्रिश्चियनिटी के नहीं, चर्च ने, यानी रोमन कैथोलिक चर्च ने। अब ये रोमन कैथोलिक चर्च क्या है, देखो, जो सबसे प्रमुख चर्च है वो रोम में है। रोम से जो क्रिश्चियनिटी है उसको चलाया जाता है, वहां पर पोप बैठते हैं, आजकल तो वेटिकन सिटी में हो गया है, वहां पर पोप बैठते हैं, और वो पूरा रोमन एरिया में आता है, रोमन एम्पायर के कॉन्फ्रेंस में आता था पहले। तो इस वजह से रोमन कैथोलिक चर्च सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती थी, कहां, क्रिश्चियनिटी में। तो उसके जो द्वारा फैलाए गए जो अंधविश्वास थे चर्च के द्वारा, उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और नए आइडियाज रखे चर्च के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो नए आइडियाज रखे, तो इस वजह से बोलते हैं इसको कि प्रोटेस्ट किया इन्होंने, और इसी के द्वारा इन नए आइडियाज की तर्ज पर चर्च के पुराने आइडियाज को खारिज करते हुए जो नई क्रिश्चियनिटी की फॉर्म सामने आई, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। तो आज क्रिश्चियंस दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रोमन कैथोलिक और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से दो शब्द और आए थे, मैंने बाइबल का जिक्र करते हुए कहा था कि बाइबल दो तरीके की है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, देखो, जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, ये तीनों लोग, ये तीनों रिलीजन एक कॉमन रिलीजन से निकले हैं। और इनके जो सबसे स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुए, सबके जो पैगंबर हुए, पैगंबर मतलब जो ईश्वर का संदेश लेकर के धरती पर आए, ईश्वर का पैगाम लेकर धरती पर आए, मैसेंजर या पैगंबर बोलते हैं उन्हें, तो वो थे इब्राहिम, ठीक है। मुस्लिम्स इनको बोलते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक। तो ये इब्राहिम लाए थे। और चूंकि बाकी के जितने भी, जैसे जीसस क्राइस्ट ने शुरू किया क्रिश्चियनिटी, इसके अलावा मूसा ने शुरू किया जुडाइज्म, ठीक है, या फिर हम कहते हैं, जिक्र आता है पैगंबर मोहम्मद यानी प्रॉफिट मोहम्मद, उनका जिक्र आता है, तो उन्होंने शुरू किया इस्लाम, ठीक है। तो ये तीनों इन एक प्रॉफिट के वंशज थे, शायद मेरे ख्याल से पैगंबर मोहम्मद नहीं थे, बाकी थे, है ना। तो इसलिए इन सारे रिलीजन को, चूंकि ये इसी अब्राहिम की लीनियस से निकलता है, इसलिए इन तीनों ही रिलीजन को क्या बोलते हैं, अब्राहिमिक रिलीजन बोलते हैं, है ना। यानी कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, ये तीनों ही अब्राहिमिक रिलीजन है और यहां पर एक ईश्वर को माना जाता है, ठीक है। अब
इसमें से जो ज्यूस था, ज्यूस सबसे पुराना रिलीजन है, यानी सबसे पुराना रिलीजन जुडाइज्म है। जुडाइज्म इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सबसे जो पुराना रिलीजन है मोजेस या फिर मूसा, वो सबसे पहले आए। इन तीनों में सबसे पहले मोजेस या मूसा आए, ठीक है। और मूसा ने शुरू किया क्या? जुडाइज्म, ठीक। फिर आए कौन? जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट आए और इन्होंने शुरू किया क्या? क्रिश्चियनिटी। किसने शुरू किया? जीसस क्राइस्ट ने, ठीक है। इसी के तहत इसके बाद में आए कौन? प्रॉफिट मुहम्मद, और उन्होंने शुरू किया इस्लाम, ठीक है। इस्लाम शुरू किया किसने? प्रॉफिट मुहम्मद ने, ठीक। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले जो धर्म था उसका क्या नाम था? जुडाइज्म। जुडाइज्म की जो सेंट्रल बुक थी, जो किताब थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट ये बाइबल ही है ना। बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट ये किसके लिए थी? जूस के लिए। इसी तरीके से जब क्रिश्चियनिटी आई, ठीक है, क्रिश्चियनिटी आई तो इस किताब का नाम बदल के क्या हो गया? अब वहां पर कुछ रिफॉर्म किए जीसस क्राइस्ट ने और उन्होंने क्रिश्चियनिटी लाई, तो क्रिश्चियनिटी का नाम बदल के क्या हो गया? क्रिश्चियनिटी में जो सेंट्रल किताब थी उसकी जगह आ गई क्या? न्यू टेस्टामेंट, यानी इस किताब को बोलते हैं नया नियम। ये भी बाइबल की न्यू टेस्टामेंट आ गई। हालांकि इस्लाम का तो इन दोनों किताबों से कोई मतलब नहीं, इस्लाम की कुरान रही है ना। तो बाकी हम समझ गए ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट पुरानी किताब है जो ज्यूस के लिए थी, यानी कि यहूदियों के लिए थी, और न्यू टेस्टामेंट जो है वो क्रिश्चियनिटी के लिए थी, यानी क्रिश्चियंस के लिए थी, ठीक। तो न्यू टेस्टामेंट भी भाई, क्रिश्चियनिटी भी बहुत पुराने समय पर आई थी और उसमें लिखी हुई काफी बातों को भी, वो बातें भी जीसस क्राइस्ट, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग ने जब देखा कि इसमें लिखी हुई काफी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, गलत तरीके से लोगों को बताया गया है, इस वजह से जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने इस किताब का ट्रांसलेशन किया, यानी कि जो न्यू टेस्टामेंट थी उसका ट्रांसलेशन किया, जिसकी लगभग 5000 कॉपीज कुछ ही वीक्स में बिक गई। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि भाई, लूथर ने कहा था कि प्रिंटिंग जो है भगवान के द्वारा दिया हुआ एक बहुत महान गिफ्ट है ना, सबसे महान गिफ्ट में से एक है। और कई सारे स्कॉलर्स जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि प्रिंट जो है, प्रिंट मीडिया है, वो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर लाएगा, ऐसा बौद्धिक वातावरण लेकर के आएगा जो नए आइडियाज को, जो रिफॉर्म के लिए हैं, सुधारों के लिए हैं, उनको फैलाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ शब्द हैं जिनको हम देख लेते हैं। जनरली हम इन शब्दों को बाद में देखते हैं, पर अभी देख लेना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहले एक शब्द है हेरेटिकल, ठीक है। हेरेटिकल, हेरेटिकल शब्द, हेरेटिक शब्द जो है वो ऐसे चलता है कि एक शब्द है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का हिंदी में अर्थ है ईश निंदा, ठीक है, ईश निंदा। हालांकि गहराई में जाओगे तो इसका शब्द और बड़ा मतलब निकलेगा, सिर्फ ईश निंदा नहीं। ईश निंदा हिंदी मतलब है, हिंदी में कोई शब्द नहीं बना ब्लास्फेमी के लिए बेहतरीन, सबसे बेहतरीन यही है। तो ईश मतलब ईश्वर और निंदा मतलब बुराई। तो भगवान के बारे में जो अगर कोई बुरा भला बोल रहा है रिलीजियस अथॉरिटी के बारे में, तो उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, ठीक है। और यही काम जो होते हैं वो हेरेटिक्स करते हैं। हेरेटिक जो वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर की बातों को क्वेश्चन करता है, सेक्रेट टेक्स्ट की बातों को क्वेश्चन करता है और दूसरों के अंदर इस चीज को लेकर के बुराई फैलाता है। तो यहाँ हेरेटिकल का मतलब क्या होता है समझते हैं। बिलीव विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ द चर्च इन मिडिवल टाइम्स, हेरेसी वाज सीन एज द थ्रेट टू द राइट of the church to decide on what should be believed and what should not. Heretical beliefs were severely punished. तो heretical का मतलब क्या है? एक ऐसे विश्वास, जैसे कि किसी धर्म को तो मानते हो तुम, तो वो उस धर्म में तुम्हारा बिलीफ है। जैसे कि जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं उनका बिलीफ क्या है कि मोनोथीज्म, यानी ईश्वर एक है, ईश्वर एक से अधिक नहीं है, तो वो मोनोथीज्म में मानते हैं। तो ये उनका बिलीफ है, उनका विश्वास है। इसी तरीके से मिडिवल टाइम्स में कुछ और बिलीफ चलने लगे थे। ये बिलीफ इन चर्च के टीचिंग्स के खिलाफ थे, है ना। ये बिलीफ उन बातों को नहीं मानते थे जो चर्च कहता था। हेरेटिक मतलब जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, लॉजिकल बातें करते थे। जैसे कि जब चर्च कह रहा है कि धरती चिपटी है, तो यहां पर अगर कॉपरनिकस आकर के कहेगा कि धरती गोल है, तो कॉपरनिकस को फांसी होगी। यानी कॉपरनिकस का जो बिलीफ है वो हेरेटिक है, भले ही वो साइंस पर क्यों ना केंद्रित हो। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मिडिवल टाइम्स में ये जो हेरेसी थी ना, यानी चर्च की बातों के खिलाफ, कोई चर्च की बातों के खिलाफ जाना नहीं। चर्च, मान लो चर्च का एक विश्वास है, उसी समय तुम दूसरा विश्वास रखते हो, तुम एक और बिलीफ रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर चर्च कह रहा है कि ईश्वर एक है और तुम कह रहे हो ईश्वर चार है, तुम चर्च की बात को नहीं काट रहे हो, पर तुम्हारा विश्वास चर्च के विश्वास से अलग है, जो अल्टीमेटली चर्च के विश्वास से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है।
है ना। अगर साथ में लेके आओगे तो अगर कोई तुम्हारी बात मानेगा तो उसको चर्च की बात को गलत मानना पड़ेगा, पर तुम फोर्स तो नहीं कर रहे हो कि मेरी बात मानो। बात समझ में आ रही है? तो जब तुम कह रहे हो धरती गोल है तो चर्च की धरती चपटी वाली बात अपने आप खारिज हो रही है, तो ये हेरेसी है ना। तो चर्च ने इसको अपनी अथॉरिटी पर, अपने अधिकारों पर हमला माना, और चर्च का मानना था ये सिर्फ उनका अधिकार है कि वो ये डिसाइड करें कि किस बात पर बिलीव किया जाएगा और किस बात पर नहीं। और इसीलिए जो हेरिटिकल बिलीफ्स थे इनको बहुत बड़ी मात्रा में पनिश किया जाता था, बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए कोपरनिकस को मृत्युदंड दिया गया था। इसके अलावा इंक्विजिशन एक शब्द आता है, ठीक है। इंक्विजिशन क्या है? एक रोमन कैथोलिक कोर्ट है ना। रोमन कैथोलिक कोर्ट है जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित या रोमन कैथोलिक फॉर्म जो थी ईसाइयत की या क्रिश्चियनिटी की, उससे संबंधित मामले आते थे और उसपे पनिश किया जाता था इन हेरिटिक्स को। इसके अलावा एक शब्द आता है सेटियटी। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जहां पर कोई व्यक्ति सेटिस्फेक्शन की से भी आगे निकल जाए, है ना। बात समझ में आ रही है? यानी मुझे कोई खाना इतना अच्छा लगा कि मैं सेटिटी की स्टेट पर पहुंच गया, यानी कि मैं सेटिस्फेक्शन से भी आगे निकल गया। सेडिशियस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है राजद्रोह, राज्य के साथ विश्वासघात करना, या ना कोई ऐसा काम करना जो उसको नुकसान पहुंचाए, है ना। कोई ऐसा एक्शन के थ्रू काम करना या स्पीच के थ्रू या राइटिंग के थ्रू ऐसा काम करना जो गवर्नमेंट या राज्य के खिलाफ हो, उसको सेडिशियस एक्ट बोलते हैं या सेडिशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, इतनी बातें हमने दिमाग में डालनी। अब हम कुछ आगे चीजें देखते हैं कि जैसे प्रिंट और डिसेंट अगला टॉपिक है ना। डिसेंट का मतलब क्या होता है? अविश्वास करना, किसी चीज के खिलाफ बोलना, किसी चीज से डिसेंट प्रकट करना। या पिछली क्लास में जैसे भी कि भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ डिसेंट प्रकट करते थे, है ना। तो समझ में आ गया। प्रिंट और जो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रिंट मीडिया उस समय पॉपुलर हो रहा था, प्रिंट साहित्य, लिटरेचर या प्रिंट बुक्स पॉपुलर हो रही थी, ठीक। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। यानी कि अब इस प्रिंटिंग से नए विचार पनप रहे थे लोगों के अंदर, और ये विचार बहुत छोटे छोटे विचार थे, है ना। यानी धर्म के अब और इंटरप्रिटेशन निकल रहे थे। इंटरप्रिटेशन का मतलब तुम्हें मैं बताता हूं कि क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि खेलने जाओ, ठीक है। मैंने तुमसे ये नहीं बताया कि क्या खेलने जाओ, तुम खेलने गए। कोई क्रिकेट खेलने लगा, कोई फुटबॉल खेलने लगा, कोई चिड़िया उड़ खेलने लगा, कोई किसी की जिंदगी से खेलने लगा, है ना। तो ये तुमने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाले मेरी कही हुई बात के, ये होता है इंटरप्रिटेशन। तो इसी तरीके से इस समय कोई जो नए आइडियाज आ रहे थे, उन आइडियाज को पढ़ के लोगों की सोचने समझने की शक्ति बेहतर हो रही थी, और इससे स्टिमुलेट होना मतलब बढ़ा देना अचानक से या पैदा करना, है ना। तो कई सारे इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, हर व्यक्ति अपने अपने इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश कर रहा था धर्म के, फेथ के, विश्वास के। जो किताबों में लिखी हुई बात है उसको अपने तरीके से देख और समझने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि वो व्यक्ति जो बहुत थोड़ा एजुकेटेड भी था ना, बहुत थोड़ा एजुकेटेड था या वर्किंग क्लास में था, वो व्यक्ति भी इन चीजों को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था। और इससे चर्च, अभी तक जो बात सिर्फ चर्च के हाथ में थी, चर्च के हक में थी, उनके अधिकार में थी, हर व्यक्ति उस पर इंटरफेयर कर रहा था, और यह बात चर्च को पसंद नहीं आ रही थी। 16वीं शताब्दी आते आते in the 16th century, Menacquio, a miller in Italy, began to read books that were available in his locality. तो Menacquio नाम का एक व्यक्ति था, एक मिलर था, है ना। इटली के अंदर इसने कोई मिल लगा रखी थी, फैक्ट्री लगा रखी थी। इसने इन किताब को पढ़ना शुरू किया, कई सारी किताबों को जो उसके क्षेत्रों में अवेलेबल थी। उसने फिर इन किताबों को इंटरप्रेट किया, खासकर उसमें जो बाइबल का मैसेज था ना, उसको री इंटरप्रेट किया, अपने हिसाब से समझने की कोशिश की, और He formulated a view of God and creation that enraged Roman Catholic Church. उसने ईश्वर को ऐसा देखा, इस तरीके से देखा और समझा, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च को गुस्सा दिला दिया। रोमन कैथोलिक चर्च, मैंने बताया क्या था कि भाई वो रोमन ईसाइयत की जो पुरानी फॉर्म थी, जिसको प्रोटेस्टेंट फॉर्म से पहले पहले तो हमने देखा जुडाइज्म से निकला क्या, क्रिश्चियनिटी में भी दो बिलीफ पैदा हुए। एक मार्टिन लूथर के पहले जो था वो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ था, उसके लोग पुरानी मान्यताओं के थे, रूढ़िवादी सोच के थे, जिसको रोमन कैथोलिक बोलते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स फिर निकले इसके बाद में, है ना। तो चूंकि इस व्यक्ति ने रोमन कैथोलिक चर्च को गुस्सा दिला दिया, किसने? इसने, मेनोकियो ने, है ना, क्योंकि इसने गॉड और क्रिएशन का अपना ही अर्थ निकाल लिया, अपना ही ईश्वर और उसकी सत्ता का, ईश्वर और उसकी क्रिएटेड चीजों का,
है ना, ईश्वर और उसकी शक्तियों का अलग ही मतलब निकाला, और इस वजह से रोमन कैथोलिक चर्च गुस्सा आ गया। जब रोमन कैथोलिक चर्च व्हेन द रोमन चर्च बिगेन इट्स इंक्विजिशन टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बातें ये कह रहा था वो किसके खिलाफ थी, वो चर्च के खिलाफ नहीं थी, चर्च के खिलाफ जाके नहीं बोला था, ये उसी बाइबल को तो पढ़ के कह रहा था। अब भाई बाइबल को किसी व्यक्ति ने पहले पढ़ा होगा, जिसको पढ़ना लिखना आता था उसने इंटरप्रिटेशन दे दिया। अब वो बातें हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग भी तो हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है कि किसी को नशा है या किसी को ईश्वर मानना है, तो मेरा मन में चाहे जिसको ईश्वर मानूं, और मैं मान रहा हूं ईश्वर उसी किताब को पढ़ के, तो तुम मुझे सजा दोगे क्या? और मैं तुमसे तो नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने ईश्वर को मत मानो, मैंने बस अपना ईश्वर अलग बना लिया। तो यही बात क्या थी, यही एक हेरेटिकल बिलीफ था, है ना। तो ये इसका हेरेटिकल आइडिया माना और इसका इंक्विजिशन शुरू किया गया। इंक्विजिशन मतलब कि ट्रायल शुरू किया, इस पर मुकदमा चलाया गया। मैंने बताया था कि धार्मिक मामलों पर जब मुकदमा चलाया जाता था रोमन कैथोलिक कोर्ट में, तो उसको इंक्विजिशन बोलते थे, ठीक है। तो इंक्विजिशन शुरू किया उसके हेरेटिकल आइडियाज को दबाने के लिए, ठीक है। मैंने क्यू वाज हाउल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड, और बाद में इसको फांसी की सजा भी दे दी गई, इसको मार दिया गया, ठीक। द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग्स ऑफ फेथ इम्पोज्ड सीवियर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स and began to maintain an index of prohibited books from 1558, ठीक। इन सारी चीजों से, अब ये सिर्फ मैंने क्यों ऐसा व्यक्ति नहीं था, ऐसे सारे और व्यक्ति लोग सामने आ रहे थे और समाज पर अपना प्रभाव डाल रहे थे। लोग चर्च से दूर हो रहे थे। चर्च इतना परेशान क्यों था? क्योंकि चर्च का पैसा रुक जाएगा ना, फायदा रुक जाएगा ना, राजा इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट्स देते हैं वो रुक जाएगी ना, पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है वो रुक जाएगा ना, जो सर्टिफिकेट बेचते हैं वो रुक जाएंगे ना, है ना। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने लोगों की इन चीजों को रोकना शुरू किया, इन रीडिंग्स को रोकना शुरू करने की कोशिश के लिए, इनको कंट्रोल करने की कोशिश के लिए उसने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि ये रीडिंग्स जो थी ये लोगों के विश्वास को क्वेश्चन करती थी। तो इस वजह से इन्होंने कई कंट्रोल्स लगाए, किस पर? पब्लिशर्स पर, बुक सेलर्स पर, जो ये किताबें बेचते थे, पब्लिश करते थे, है ना। और इसके लिए इन्होंने एक इंडेक्स मेंटेन किया, एक लिस्ट मेंटेन करी उन किताबों की जिसको रोमन कैथोलिक चर्च ने बैन कर रखा है, और ये लिस्ट इन्होंने 1558 से मेंटेन करना शुरू कर दिया। अगला टॉपिक है द रीडिंग मेनिया, ठीक। यहां पर क्या है, अब पढ़ने के लिए लोगों का धीरे धीरे पागलपन के स्तर पर उतर आए कि बहुत, क्योंकि सबसे फेवरेट टाइम पास इस समय किताबों को पढ़ना ही हो गया था, है ना। तो 17th और 18th सेंचुरी आते आते लिटरेसी रेट जो था ज्यादातर यूरोप के भागों में वो ऊपर बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब पैसा भी आ रहा था। क्यों? हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से लोगों के पास पैसा आ रहा था, लोग, और चूंकि नई मशीन्स आई थी, ठीक है। अब जो नया वर्ल्ड था वो किस पर बेस्ड था? लॉजिक और रैशनैलिटी पर बेस्ड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन और रेनेसां आने के बाद से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने के बाद से, ठीक है। नया पॉलिटिकल सिस्टम आया था, नया सोसाइटी का सिस्टम आया था, नए सब्जेक्ट्स बन रहे थे, जैसे कि फिजिक्स आया, सोशियोलॉजी आया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आ रहे थे, पॉलिटिकल साइंस आया, तो इस तरीके के नए सब्जेक्ट्स आए। यानी कि अब लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब वो मॉडर्न साइंस को पढ़ेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए पैसा भी है। क्यों? मॉडर्न ह्यूमैनिटीज को भी पढ़ना है लोगों को, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को भी पढ़ना, और पैसा भी है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, और इसके अलावा पढ़ाई सस्ती भी हो गई है किताबों के आ जाने से, ठीक है। तो इस वजह से यूरोप के ज्यादातर भागों में अब जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। और अलग अलग डिनोमिनेशंस होंगे, वो चर्च सेटअप करना शुरू करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेशंस क्या होते हैं? रिलीजन के अंदर ही कुछ सब ग्रुप्स होते हैं जिनको डिनोमिनेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदुइज्म में एक सेक्ट है, हिंदुइज्म में सेक्ट होते हैं, डिनोमिनेशंस होते हैं, मतलब ग्रुप्स होते हैं। जैसे वैष्णवाइट है, डिनोमिनेशन नहीं है पर सेक्ट है, पर तुम समझ लो, फिलहाल के लिए तुम समझ सकते हो कि जैसे वैष्णवाइट है वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शैवाइट है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, शाक्त संप्रदाय वो शक्ति की आराधना करते हैं, यानी कि दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से तुम डिनोमिनेशन समझ सकते हो, है ना। जो किसी पर्टिकुलर, या जैसे कि आर्य समाज है वो डिनोमिनेशन है, ठीक है। आर्य समाज उनका वो वेदों के ही हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें डिनोमिनेशन का हिस्सा होती है। तो ये सारे कई सारे इस समय अलग अलग, अच्छा ऐसे अलग अलग डिनोमिनेशंस थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट हुआ या फिर तुम्हारा रोमन कैथोलिक हुआ। तो इन डिनोमिनेशंस के चर्चेस ने अलग अलग स्कूल्स खड़े करना शुरू किए, कई सारे गांवों में स्कूल्स बनाने शुरू किए, ठीक है, जिससे कि पीजेंट्स को और आर्टिसंस को लिटरेट कर सके, उनको पढ़ा लिखा सके। और 18th सेंचुरी का एंड आते आते यूरोप के ज्यादातर पार्ट्स में जो लिटरेसी रेट था वो 60 से 80% तक राइज कर गया, ठीक है। जो लिटरेसी थी स्कूल में
वो बढ़ने लगी स्कूलों के द्वारा, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां लिटरेसी फैलने लगी, है ना, और लोगों के अंदर एक वास्तविक रीडिंग के लिए एक हम कह सकते हैं कि पागलपन नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा लोग डेस्परेट हो गए चीजों को पढ़ने के लिए, क्योंकि किताबें अब आपको नई नॉलेज दे रही थी, वो सब चीजों तक पहुंच दे रही थी अब तक आपकी पहुंच से बाहर थी, है ना। लोग चाहते थे कि उनको किताबें मिलें पढ़ने के लिए, है ना, और इस वजह से इस समय इस दौरान प्रिंटर्स ने सबसे ज्यादा मात्रा में किताबों को प्रोड्यूस किया, प्रिंट किया, ठीक। अब लिटरेचर की भी कई फॉर्म सामने आने लगी, अलग अलग फॉर्म्स में जो लिटरेचर था, साहित्य था, वो सामने आने लगा प्रिंट में, ठीक है, प्रिंट मीडिया की फॉर्म में सामने आने लगा, जो कि अब नए तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि नया कुछ डेवलप होगा। हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि लिटरेचर का मतलब क्या होता है भाई, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, ठीक है, ठीक। लिटरेचर में कुछ फिक्शनल चीजें होती हैं जिसमें इमेजिनेशन का यूज किया जाता है, और ये चीजें जनरली समाज के हित में होती हैं, है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के हित में होती हैं, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक। जैसे कि कोई काल्पनिक किरदार, और लिटरेचर को इस तरीके से लिखा जाएगा कि समाज का कुछ भला कर सके, कहानियों में अक्सर कुछ शिक्षाएं तुमको देखने को मिल जाएगी, तो ये सब चीजें पब्लिश होने लगी। जो बुक सेलर्स थे उन्होंने कई सारे पेडलर्स को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया, है ना, ये आराम। अब ये पेडलर्स का काम क्या होता था, ये सड़कों पर घूम घूम के किताब बेचा करते थे, फेरी वाले जिनको बोलते हो, है ना, ये किताबों को, जो कुछ पॉपुलर किताबें होती थी उनको कलेक्ट करते थे और सड़कों पर गांवों में जाकर घूम घूम कर बेचते थे। देयर वर एल्मेनाक्स और रिचुअल्स, कैलेंडर्स अलोंग विद बैलाड्स एंड फॉक टेल्स। ये एल्मेनाक्स क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। कभी तुमने अपने घरों में पांचांग देखा होगा। पांचांग क्या होता है कि तुम्हारा कैलेंडर होता है जो हिंदी नववर्ष का में आता है, कैलेंडर आता है, उसमें हिंदी कैलेंडर्स होता है। तुम्हारी मम्मी को तुमने देखा होगा कई बार, उसमें तिथियां देखती हैं, उसमें त्योहार देखती हैं, तो वो पंचांग होता है। वहां पर सिर्फ ये सारी चीजें नहीं लिखी रहती हैं, बल्कि राशिफल भी लिखा रहता है, और काफी मोटा सा कैलेंडर होता है, हिंदी में होता है, ठीक है। ग्रहों की स्थितियों के बारे में भी जानकारी उसमें लिखी रहती है कि किस हिसाब से प्लैनेट का प्लैनेटरी मूवमेंट होगा, उस तरीके से उसमें फिर ज्योतिष विद्या के बारे में भी लिखा रहता है। तो ऐसे ही एल्मेनाक्स ऐसी चीजों को बोला जाता है, ठीक है। या फिर रिचुअल कैलेंडर्स, है ना, कि किस रिचुअल्स को किस दिन करना सही रहेगा, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा प्रिंट होने लगी। इसके अलावा बैलाड्स और फोक टेल्स को भी प्रिंट किया जाने लगा। ये क्या होती है मैंने तुमको पहले ही बता दिया। लेकिन जो दूसरी फॉर्म है रीडिंग मैटर की, है ना, बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट बिगेन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर एज वेल, ठीक है। यानी कि अब ऐसी फॉर्म्स ऑफ रीडिंग की निकलने लगी जो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए होता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां से साहित्यिक लिटरेचर जो था, लिटरेचर, वो धीरे धीरे सामने आने लगा और लोग एंटरटेनमेंट के लिए उसको पढ़ने लगे, ठीक है। इन इंग्लैंड पेनी चीप बुक्स वर कैरीड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन एंड सोल्ड फॉर अ पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। पेनी क्या होती है? पेनी जैसे रुपीस के नीचे पैसा होता है ना, वैसे ब्रिटेन में पेनी होती थी। अमेरिका में, यूएस में इसी की तरीके से सेंट होता है ना। तो पेनी चैप बुक्स क्या होती हैं ये समझने की एक टर्म आ रहा है यहां पर, पेनी चैप बुक्स, ठीक है। ये किसके द्वारा बेची जाती थी? कुछ छोटे मोटे पेडलर साहब, जैसे कि पेडलर एम्प्लॉय किए जाते थे जो किताबों को बेचते थे जगह जगह जा करके, किसके द्वारा एम्प्लॉय किए जाते थे? पब्लिशर्स के द्वारा। इसी तरीके से कुछ छोटे मोटे पेडलर्स होते थे जो पेनी चैप बुक्स बोलते थे। इन चैप बुक्स को एक पेनी में भी खरीदा जा सकता था और इन पेडलर्स को चैपमैन बोलते थे, ठीक है। जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है, गरीब से गरीब भी व्यक्ति है, वो इन किताबों को बाई कर सके, खरीद सके और पढ़ सके। इन फ्रांस वर द बिलियोटेक ब्लू, ठीक है। What was it? It was Bibliothèque Blue, है ना, which were low price small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers, ठीक है। तो अब कई बार इन किताबों को सस्ता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अब नए नए तरीके निकाले जा रहे थे जिस तरीके से इन किताबों को सस्ते से सस्ती कीमत तक लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो फ्रांस में जो बिलियोटेक ब्लू होती थी, ये क्या किताबें होती थी? बहुत कम कीमत में ये किताबें बनती थी और ये बहुत खराब क्वालिटी के पेपर में बनाई जाती थी और बहुत सस्ते नीले रंग के कवर्स के द्वारा कवर कर दी जाती थी, है ना, और फिर इनको बेचा जाता था। देन देयर वर द रोमांसेस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेज। फिर कई सारे रोमांस नॉवेल लिखे जाने लगे, है ना, जिसमें लव स्टोरीज वगैरह होती थी। ये 4 से 6 पन्नों की किताबों में लिखकर खत्म कर दिए जाते थे। इसके अलावा कई सारे हिस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे स्टोरीज की फॉर्म में उनको लिख दिया जाता था। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं चंद्रगुप्त की कोई कहानी लिख दूं जीवन की, अकबर और बीरबल की जैसे कहानियां होती हैं,
है ना, इस तरीके से किताबें, तेनालीराम की कहानी, है ना, राम जी की कहानी, तो ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड काफी चीजें कहानियों की फॉर्म में लिख देना, है ना। ये किताबें अलग अलग साइज की होती थी और अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करती थी, अलग अलग लोग इसको पढ़ सकते थे। आगे देखते हैं। द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से नॉर्मली जो प्रेसेस थी वो ठीक ठाक तरीके से डेवलप करने लगी और समय समय पर वो ये किताबों को पब्लिश करने लगी। ये किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश करती थी भाई? करंट अफेयर्स के बारे में, है ना, यानी कि लिखा है ना पीरियोडिकल प्रेस, ठीक है, मतलब जो कंटेम्पररी इश्यू है उनको भी छापना शुरू कर दिया, है ना। इसके अलावा इंटरटेनमेंट, है ना, ये सारी चीजें पब्लिश करते थे। इसके अलावा कई सारे न्यूज़पेपर और जर्नल्स भी पब्लिश होने लगे। जर्नल्स मतलब जिसमें रिसर्च वगैरह हो, जो नई रिसर्चेस हो रही हैं उनके बारे में छपा जा रहा है। न्यूज़पेपर जो खबरें देते हैं, है ना, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती थी वो किस बारे में होती थी? व्यापार के बारे में होती थी, या कोई नए डेवलपमेंट हुए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी व्यापार में, तो जो नए डेवलपमेंट्स होते थे यानी रिसर्चेस, वो जर्नल्स में छपते थे और खबरें जो थी वो न्यूज़पेपर में छपती थी। इसी तरीके से जो साइंटिस्ट थे और फिलोसफर्स थे उनके जो आइडियाज थे वो भी अब सामने आने लगे और ये इजीली अब आम लोगों तक मौजूद होते थे, है ना। पहले फिलोसफर और साइंटिस्ट क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, बहुत अल्ट्रा पढ़े लिखे, तो लोग तो नॉर्मल पढ़े लिखे भी नहीं है, तो इन लोगों के आइडियाज को कैसे समझेंगे? पर अब ये कॉमन लोगों की पहुंच तक भी सीमित हो गए। इसके अलावा जो एंशिएंट और मेडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट थे, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन, यानी कि पुराने समय का और जो बीच के समय का जो साइंटिफिक खोजें थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज थी, है ना, उनको कंपाइल किया जाने लगा, उनको पब्लिश किया जाने लगा। कई सारे नक्शे पब्लिश किए जाने लगे, है ना, साइंटिफिक डायग्राम्स पब्लिश किए जाने लगे। इन सारी चीजों को धीरे धीरे पब्लिश किया जाने लगा। ठीक, ये वो समय था जब आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट जो थे वो अपनी नई नई डिस्कवरीज को पब्लिश कर रहे थे, है ना। इस समय फिजिक्स के नए नियम उन्होंने दिए, है ना। तो ये जो नई डिस्कवरीज थी, जानने वाली बात ये थी कि बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों को जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते थे, है ना, जो रेशनैलिटी को ज्यादा मानते थे, उनके थॉट्स को प्रभावित कर सकती थी। ठीक है, इसके अलावा कई सारे नए थिंकर्स आ रहे थे जो सोशल साइंसेस पर रिसर्चेस कर रहे थे, सोशल साइंसेस पर लिख रहे थे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंसेस पर लिख रहे थे। थॉमस पेन हो गए, वोल्टायर हो गए, वोल्टायर फिलोसफर था, है ना। इसके अलावा जीन जैक्स रूसो हो गया, इसने टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट भी लिखी। इसके अलावा कई सारी टेक्स्ट और प्रिंट किए जा रहे थे और रीड किए जा रहे थे जो नई नई जानकारियां लोगों के मन में दे रहे थे। इनके जो आइडियाज थे साइंस के बारे में, है ना, रीजन के बारे में, लॉजिक के बारे में, रेशनैलिटी के बारे में। रीजन मतलब समझते हो ना, किसी चीज के पीछे का कारण खोजना। ये नहीं कि चर्च ने कह दिया मान लिया, चर्च ने कह दिया कि भाई हमसे ये सर्टिफिकेट खरीदो और तुम जो हो भाई तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। तो रीजन तलाशो ना, क्यों हो जाएंगे, क्यों पूछो, क्यों, तो जवाब नहीं दे पाओगे। जैसे अंधविश्वास, बिल्ली रास्ता काट गई, छींक दिया मैंने तो अभी जो काम कर रहे हो वो रोक दो, क्यों? दिस इज द रीजन। रेशनैलिटी, हर चीज को रेशनल तरीके से देखना, यानी कि मन में अगर पहले से कोई पूर्वाग्रह है, कोई बायसनेस है, उस बायसनेस को निकाल के फिर उस चीज को समझना। जैसे औरतें ऐसी होती हैं, तो तुम जब भी औरत से मिलोगे, किसी भी फीमेल से मिलोगे, तुम्हारे मन में वो बायस भरी रहेगी और तुम असल कैरेक्टर समझ ही नहीं पाओगे, है ना। इसको रेशनैलिटी बोलते हैं, इस बायसनेस को निकाल देने से। तो इस तरीके से लोगों का जो एक्सेस है वो पहुंचने लगा और ये सारा लिटरेचर बहुत तेजी के साथ पॉपुलर होने लगा। ठीक है, तो अभी हम इतना ही देखते हैं आज की क्लास में, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।